हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका हमारे यूट्यूब चैनल मास्टर एजुकेशन पर। दोस्तों, रेलवे के लिए जो आप लोग अभी तक आप देख सकते हो कि रेलवे की इस बार प्रॉपर वैकेंसीज आई हैं, टाइम टू टाइम वैकेंसी आई है और हर एक पोस्ट के लिए अलग से जो है फॉर्म निकाला गया। वो फॉर्म भरे जा चुके हैं। अब एग्जाम की बारी है। अब आपके जो है कंटिन्यूअस एग्जाम चलने वाले हैं। अब इस नवंबर के एंड से लेकर के पूरा दिसंबर आपका एग्जाम के लिए बुक हो चुका है। अब दोस्तों, हम जो है, अब मैं खुद रेलवे में सिलेक्टेड हूं तो इस चीज का जो है पूरा मुझे अनुभव है। कई एग्जाम्स मैंने दिए हैं, क्लियर किए हैं, तो मैंने अच्छे से जो है इस चीज को महसूस किया है कि क्या एग्जाम के लायक है और क्या नहीं है। दोस्तों, आप जो पढ़ते हैं, एग्जाम की तैयारी करते हैं, लेकिन कई बार क्या होता है, बहुत सारी मेहनत के बाद भी आप लोग उस चीज को क्लियर नहीं कर पाते हैं। और इस चीज में मैं मेरा भी अच्छा अनुभव है कि मैं बहुत सारे एग्जाम फेल भी हुआ हूँ। कोई भी एग्जाम, एक अच्छे हमारे क्रिकेटर हैं राहुल द्रविड़ साहब, तो उन्होंने भी यही कहा है कि मैं जितनी मैंने हाफ सेंचुरीज या सेंचुरीज बनाई है, उसके कई गुना ज्यादा मैचेस में मैंने 0, 1, 2, 3, 4 इस तरह से रन बनाए, यानी मैं फेल हुआ हूँ। यानी मेरे पास होने से ज्यादा मेरे फेल होने के चांसेस थे। और वो सबकी लाइफ में होता है। आप 10 एग्जाम दोगे तो किसी एक एग्जाम में आपकी जॉब लगेगी। हो सकता है आप 50 एग्जाम दो, तब आपकी एक में जाके लगे, या किसी किसी के चांसेस ज्यादा होते हैं तो वो एक में से पूरा एक में भी जॉब लग जाती है उसकी। ठीक है। तो ये अपने अपने लक की भी बात है और साथ में आपकी मेहनत की भी बात है कि आप कितनी ज्यादा मेहनत करते हो। अब देखो, लक तो अपना सबका अलग अलग है, मैं किसी का लक बदल नहीं सकता हूँ। लेकिन आपकी मेहनत को एक धार देने के लिए, आप जो मेहनत कर रहे हैं उसमें एक एक्स्ट्रा बूस्टर जोड़ने के लिए जो है मैं अपना अनुभव पूरा इसमें झोंक दूंगा। दोस्तों, मैं आपको रीजनिंग पढ़ाने वाला हूँ और रीजनिंग मैं ऐसे नहीं पढ़ाऊंगा कि एक टॉपिक उठाया और उसका पूरा बखान कर दिया और उसमें से जो आया एग्जाम में वो ठीक नहीं आया तो भी ठीक, और फिर मैं आके कह दूं कि दोस्तों ये लो, मेरे पढ़ाई में से आ गया। ऐसा मैं नहीं करने वाला हूँ, क्योंकि अभी मेरे पास प्रॉपर रिसोर्सेज उस चीज के लिए है भी नहीं है, और ना इतना टाइम बचा है कि हम पूरी रीजनिंग सब्जेक्ट को हम जो है पढ़ सकें। हम वो करेंगे जो जरूरी है। जरूरी क्या है दोस्तों, सबने अच्छे से सबको पता है लेकिन कोई करता नहीं है कि पी वाई क्यू का मतलब क्या है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ऐसी चीज है जो आप अगर सोल्व करके जाते हो तो कम से कम 60 to 70% आपका काम यहीं से हो गया है। 60 to 70% काम यहीं से हो गया। अब आपकी तैयारी जो है और केवल एक बूस्टर की मांग कर रही है। बूस्टर क्या है? मॉक टेस्ट। मॉक टेस्ट भी आप लगाओगे तो कम से कम 10 से 20% आपको यहाँ से फायदा होने ही वाला है। यहाँ से 60 to 70% यहाँ से फायदा होता है। वो रीजनिंग ऐसा सब्जेक्ट है कि आप अगर केवल मॉक लगा के भी जा रहे हो, मॉक लगा के और उसके जो नीचे सॉल्यूशंस भी हैं उनको भी पढ़ के जा रहे हो, तो बहुत सारे मार्क्स आप इसमें ला सकते हो। लेकिन लेकिन आजकल के जो एग्जाम है, एसएससी हो या रेलवे हो, एसएससी हो या रेलवे हो, अब रेलवे और एसएससी ने सोच लिया है कि रीजनिंग को टफ बनाना है, ताकि बच्चे को टाइम थोड़ा सा लगे उसमें। और रीजनिंग टफ तो ये बना नहीं पा रहे हैं। ठीक है, बन तो जाएगी टफ तो, लेकिन उस लेवल का भी मेंटेन करना है। क्योंकि फिर आपके ऊपर सवाल खड़े हो जाएंगे कि आप ग्रुप डी के एग्जाम में आप आईएएस जैसे सवाल पूछ रहे हो, आईएएस के सीसेट जैसे सवाल पूछ रहे हो, नहीं। तो ये लोग क्या करेंगे, उसको लेंदी बनाएंगे, उसका टाइमिंग लेंगे आपका। और आप लोग ये देख भी रहे होंगे कि मॉक में आपको टाइम लग रहा होगा, या आप एग्जाम देने जा रहे हैं वहां आपको टाइम लग रहा होगा रीजनिंग के अंदर। क्योंकि मैंने लेटेस्ट अभी पेपर देखे हैं, तो वहां से रीजनिंग का अंदाजा लगता है कि रीजनिंग जो है टाइम टेकिंग हो रहा है। टफ नहीं हो रहा है। टफ नहीं हो रहा है, रीजनिंग टाइम टेकिंग हो रहा है। रीजनिंग टफ एक तरीके से होता ही नहीं है। हाँ, जहां तक मैं बात करूं पजल्स और सीटिंग अरेंजमेंट की, तो इन दो टॉपिक में जो है आदमी कह सकता है कि इसको टफ बनाया जा सकता है। बाकी और जो टॉपिक्स हैं इनको ज्यादा टफ वो बनाएगा नहीं, या फिर ट्रिकी बना सकता है। पजल्स और सीटिंग अरेंजमेंट जो है इनको टफ बनाया जा सकता है, और ज्यादा इनमें चीजें ऐड करके इसको कॉम्प्लेक्स बना देगा वो। ठीक है। अब दोस्तों, डिमांड क्या है एग्जाम की, इसके अनुसार, ठीक है, हम डिमांड के अनुसार चलेंगे और डिमांड के अनुसार ही आपको सप्लाई देंगे। अब उसमें से आप कितना ले पाते हैं वो आपके ऊपर है। क्योंकि गुरु तो मैं नहीं हूँ, गुरु तो मैं अपने आप को टैग देना ही नहीं चाहूंगा, क्योंकि गुरु के अंदर कुछ अच्छी बातें होती है जो मेरे अंदर अभी शायद हो सकते हो या नहीं हो। और अपने आप को गुरु का टैग देना ठीक भी नहीं है। गाइडेंस एक तरीके से मैं बोलूंगा कि किसी का मैं छोटा भाई हूँ, किसी का बड़ा भाई हूँ, ये मान के आप
गाइडेंस मेरे से ले सकते हैं। किसी भी प्रकार की आपको समस्या हो तो आप जो है हमारे यूट्यूब चैनल पे आए और वीडियो के अंदर कमेंट करें, ठीक है। और फिलहाल मैं सोच रहा हूँ कि अभी टेलीग्राम चैनल हमारा है ही, आपको उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, वहां पे भी आके आप लोग जो है पीडीएफ वगैरह ले सकते हैं। इसकी जो पीडीएफ मैं इसमें डाल दूंगा ग्रुप में, जो भी आज मैं बताने वाला हूँ। अब जो है अपनी डिस्कस करते हैं कि पहली बात तो इस सीरीज का नाम मैंने योद्धा क्यों रखा है। आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा कि योद्धा नाम रखा है, योद्धा सीरीज रेलवे, एसएससी और अदर जो स्टेट एग्जाम है उनके लिए, क्योंकि रीजनिंग तो सब में ही आने वाली है दोस्तों। अभी मैं बताऊंगा कहाँ कहाँ रीजनिंग आने वाली है और किस तरीके से उसका जो पार्ट रहता है। देखिए, एसएससी जो है 25 क्वेश्चन हर एग्जाम में पूछ रही है रीजनिंग के। रेलवे है, वो किसी एग्जाम में 20 पूछ रही है, किसी में 25 तो किसी में 35, किसी में 30। इस तरीके से रेलवे भी पूछती है हर एग्जाम में। इसका मतलब रीजनिंग हर एग्जाम का 1/4 या 1/3 पार्ट तो है ही है। और इसको हम हल्के में ले जाएं, कह दे कि रीजनिंग तो हम कर ही लेंगे। कुछ लोगों से मैंने सुना भी है कि रीजनिंग तो हम कर ही लेंगे बिना पढ़े भी। तो भाई बिना पढ़े उसके 17-18 सवाल तक ही हो पाएंगे। ये तो मैं कह दूंगा कि 17-18 तो आप कर लोगे कैसे जैसे, लेकिन इसमें आपको आधा घंटा लग जाएगा बिना पढ़े करोगे तो, क्योंकि आपको ट्रिक सीखना जरूरी है। रीजनिंग ऐसा सब्जेक्ट है, इसमें आपको आता सब कुछ है, लेकिन आपको ट्रिक जानना जरूरी है। और ट्रिक कौन बताएगा? जिसको अच्छी प्रैक्टिस होगी, जो अच्छे से टाइम देता होगा रीजनिंग को, वही आपको ट्रिक बताएगा, ठीक है। और आपको बता दूं कि यहाँ अगर आप अच्छे से मेहनत कर लोगे पीवाईक्यू में, तो आपको जैसे 30 अगर सवाल हैं, तो 28 में तो आपको कोई रोकने वाला नहीं है। एक दो सवाल ऐसे होते हैं जो टाइम टेकिंग भी होते हैं और थोड़ी सी अलग ट्रिकी, जैसे वो होते हैं वर्ड बेस पे कि इसके इतने स्पेलिंग बनते हैं। वो आपकी इंग्लिश स्पीकिंग और सॉरी इंग्लिश की जो नॉलेज है उस पर भी डिपेंड करता है कि आपको कितनी इंग्लिश की नॉलेज है। वहाँ रीजनिंग कम काम करेगी, वहाँ आपकी अदर नॉलेज ज्यादा काम करेगी। तो वहां एक तुक्का भी लग सकता है, हो सकता है एक दो सवाल इस तरह के आ जाए। तो वो मैं गारंटी नहीं लेता, अगर वो सवाल नहीं आते हैं तो 30 के 30 भी आप ओनली पीवाईक्यू सोल्व करके आराम से हासिल कर सकते हो। लेकिन उसकी शर्त यही है कि वीडियो को आज एंड तक देखें और हर एक क्लास जो भी मैं लेने वाला हूँ उसको सेशन को पूरा देखना है, क्योंकि एक एक पीवाईक्यू आपको एक एक क्वेश्चन और एक एक कॉन्सेप्ट को क्लियर करेगा। हम साथ में कॉन्सेप्ट भी क्लियर करते जाएंगे, ठीक है। अभी जो है मैं बताने वाला हूँ कि किस एग्जाम में कितने क्वेश्चन पूछे जाने वाले हैं। देखिए, वेटेज क्या रहेगा। एएलपी का जो एग्जाम अभी लेटेस्ट, यहाँ पे कलर चेंज कर लेता हूँ ताकि आपको जो है परेशानी ना आए। तो एएलपी का जो लेटेस्ट एग्जाम है, इसके अंदर अभी स्टार्ट होने वाला है। और एएलपी के एग्जाम के अंदर आपको पूछे जाएंगे कितने, और टेक्नीशियन जो पहले प्रीलिम्स इनका एक साथ होता था एएलपी और टेक्नीशियन का, लेकिन आजकल अलग अलग कर दिया। तो 25 सवाल यहाँ रीजनिंग के पूछे जाने वाले हैं और 25 ही इनके मार्क्स होंगे, यानी एक क्वेश्चन पे एक मार्क्स, ठीक है। और 1/3 नेगेटिव मार्किंग रहने वाली है रेलवे की तरफ से। एएलपी और टेक्नीशियन का जो मेंस है उसका पार्ट वन में रीजनिंग आती है, पार्ट टू में तो ट्रेड के सवाल पूछे जाते हैं, पार्ट वन में रीजनिंग आती है। और रीजनिंग के कितने सवाल? 25, और 25 ही मार्क्स होने वाले हैं, ठीक है। 25 सवाल आपके होने वाले हैं यहाँ पे। तो 25 सवालों में एक एक नंबर एक क्वेश्चन का हो गया, और 1/3 आपकी नेगेटिव मार्किंग हो गई, ठीक है। इसके बाद है एग्जाम आरआरबी एनटीपीसी। एनटीपीसी नॉन टेक्निकल पॉपुलर कैटेगरी जो है, इसके अंदर आपको 12th लेवल और ग्रेजुएशन लेवल दोनों के ही पेपर में 30-30 क्वेश्चन रीजनिंग के मिलेंगे, क्योंकि इस बार पेपर अलग अलग होंगे। पिछली बार की तरह नहीं कि एक में ही कर दिया, इस बार अलग होंगे। और दोनों ही पेपर में 30-30 नंबर की रीजनिंग आपको मिलने वाली है, 30 क्वेश्चन रीजनिंग। आरआरबी, सॉरी आरआरसी कर दिया, यहाँ पे आरआरबी होने वाला था, आरआरबी, ठीक है। रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड। आरआरसी होता है ग्रुप डी के लिए, रेलवे रिक्रूटमेंट सेल। और आरआरबी एनटीपीसी मेंस, इसमें 35 क्वेश्चन आने वाले हैं, मैथ के भी 35 और रीजनिंग के भी 35, यानी 70 नंबर तो यहीं से हो गए। बचे हुए जो 50 हैं वो जी के जीएस में होने वाले हैं, यानी मेंस और प्री। यहाँ पे आप मैथ भी 30 और रीजनिंग भी 30, यानी 60। 100 में से 60 आप अगर यहाँ पे अगर आप 60 के 60 ले लेते हो, तो आपको वहां से 20 नंबर भी आपने ले लिए तो कितना हो गया? 80। और 80 में तो आपका आराम से रो स्कोर जो 80 बन गया, तो आपको प्री तो आराम से क्लियर हो जाएगा किसी भी जोन से। सॉरी, किसी भी जोन से तो नहीं कहूंगा, क्योंकि कई जगह पे बहुत ज्यादा कट ऑफ जा सकती है, लेकिन नॉर्मलाइज होता है तो हो सकता है कि आपका 90 या 95 क्रॉस कर जाए।
पेपर के अकॉर्डिंग डिपेंड है। 85 आ जाए तो आपका श्योर है यहाँ से, किसी भी जोन से। लेकिन अब जो है मैं कहने वाला हूँ उसको ध्यान से सुनिएगा। अगली जो स्लाइड है इस पे चलिए। ग्रुप डी, जो आपका एक बहुत बड़ा एग्जाम माना जाता है, कि बड़ा पोस्ट तो ये ज्यादा बड़ी नहीं है, लेकिन ये एग्जाम इतना बड़ा है कि यहाँ 1 करोड़ के समथिंग भी फॉर्म आ जाते हैं। ठीक है, तो 30 क्वेश्चन और 30 ही मार्क्स। ठीक है, 30 क्वेश्चन, 30 मार्क्स। एक क्वेश्चन का 1 मार्क्स है, 1/3 नेगेटिव मार्किंग है। इससे बचना है, इससे बचना है तो मतलब ज्यादा से ज्यादा सही करने हैं। सिंपल सी बात है। आरपीएफ कांस्टेबल और एसआई की अगर बात करें तो 35 क्वेश्चन है, 35 मार्क्स हैं, और एक क्वेश्चन 1 मार्क्स है, 1/3 आपकी नेगेटिव मार्किंग है। ये सिंपल सा एक फंडा आपने समझा। लेकिन अब जो मेन बात है वो क्या है, कि वेटेज तो आपने देख ली कि कहीं पे 25% तक भी आ रहा है, यानी 1/3 पार्ट, सॉरी 1/4 पार्ट और 1/3 पार्ट इसका एग्जाम में आ रहा है। किसी एग्जाम में 1/4 पार्ट यानी 25 क्वेश्चन है एसएससी वालों में, और 1/3 पार्ट रेलवे में आप देखा जाए तो 30 क्वेश्चन एक बहुत बड़ा होता है। 100 में से 30 क्वेश्चन अगर किसी चीज के आ रहे हैं तो मतलब बड़ा पार्ट हो गया, उसको आप छोड़ नहीं सकते हैं, और आप हल्के में भी नहीं ले सकते हैं। ठीक है, हल्के में बिल्कुल नहीं लेना है, क्योंकि मैं लेने नहीं दूंगा। अब जो है हमें क्या करना है, हमें चीजें को अच्छे से समझना है मेरे प्यारे प्यारे गुलाब जामुनो। अब देखना, अब मैं लेटेस्ट जो स्लाइड है हमारी ये है, कि इसमें आपको सिलेबस समझाने वाला हूँ। इसमें सिलेबस में 2 स्लाइड है। आप देखेंगे 28 टॉपिक है, 28 टॉपिक से ज्यादा भी है। ये ना तो इससे ज्यादा है ना इससे कम है। ये 28 सब्जेक्ट, 28 टॉपिक आपको पढ़ने नहीं है। मैं बता रहा हूँ कि रीजनिंग जो है बहुत सारे टॉपिकों से मिलकर बनती है। कई बार इनमें से 10 टॉपिक से सवाल पूछ लिए जाते हैं, कई बार बहुत ज्यादा टॉपिक से एक एक सवाल पूछ लिया जाता है। लेकिन मैं बता रहा हूँ कि मैंने रेलवे आरपीएफ, पेन चेंज कर लेता हूँ थोड़ा सा, आपको जो है विजिबिलिटी में दिक्कत नहीं होगी। रेलवे आरपीएफ कांस्टेबल और एसआई दोनों, ठीक है। और यहाँ से एनटीपीसी ग्रुप डी और एएलपी और जो टेक्नीशियन का जो पेपर है, वहां से सिलेबस से मैंने ये सारे टॉपिक उठाए हैं। यानी गिन चुन के आपके 28 टॉपिक बन रहे हैं यहाँ से। ठीक है, अब एनालॉजी, एनालॉजी के आपने देखा होगा हमेशा सवाल आते ही आते हैं। ठीक है, समानता या सादृश्यता इसको हिंदी में बोल सकते हैं, समानता या सादृश्यता। ठीक है, यानी एक जैसी दिखने वाली चीजें। एनालॉजी से 1-2 सवाल हमेशा एग्जाम में आते ही हैं, कई बार 2-3 भी आ जाते हैं। स्पेशल विजुअलाइजेशन, स्पेशल ओरिएंटेशन, इनके सवाल एक एक मुश्किल से मिले तो ठीक है, नहीं तो नहीं भी मिले, कोई जरूरी नहीं है। अब स्पेशल विजुअलाइजेशन है, और ये बोल सकता हूँ एक टॉपिक होता है दर्पण प्रतिबिंब, यानी मिरर इमेज। ऐसे क्वेश्चन आते ही आते हैं। जल प्रतिबिंब आते ही आते हैं ऐसे क्वेश्चन। उनको कैसे देखना है, कैसे उनको सोल्व करना है, ये मैं आपको अच्छे से बताऊंगा। और ज्यादा से ज्यादा जल्दी कैसे हो पाएंगे वो ट्रिक मैं आपको बताऊंगा, क्योंकि देखना तो सबको आता है कैसे देखना है, लेकिन जल्दी कैसे होगा वो मैं बताने वाला हूँ। प्रॉब्लम सॉल्विंग एनालिसिस, मतलब कोई भी प्रॉब्लम आपको क्वेश्चन में दी गई है, कोई भी कथन दिया गया है, उसका उसके पढ़ने के आधार पे कैसे उस प्रॉब्लम को सोल्व करना होगा। मतलब 2 सॉल्यूशन भी दिए होंगे वहां पे, सॉल्यूशन 1, सॉल्यूशन 2। तो कौन सा आपके लिए सही रहेगा, या दोनों हो सकता है दोनों सही हो, या दोनों ही सही ना हो, वो आपकी थिंकिंग पे डिपेंड है। डिसीजन मेकिंग, यहां से देखो सॉल्विंग वाला एक क्वेश्चन तो आता ही आता है, 2 भी आ जाए। डिसीजन मेकिंग 1 से 2 क्वेश्चन हर एग्जाम में आ जाते हैं, और आजकल ऐसे क्वेश्चन ज्यादा दे रहा है। विजुअल मेमोरी, यानी आपको कोई भी चीज दिखा देगा, जैसे बॉक्स दिखा दिया, ये बॉक्स, और यहाँ पे 4 बॉक्स दिखा देगा कि ये वाला बॉक्स जो है इनमें से किस में मिल रहा है। ठीक है, इस तरीके के जो क्वेश्चन है वो आकृति वाले, ठीक है, फिगर्स वाले। सिमिलरिटीज एंड डिफरेंसेज, दो चीजों में समानता और विभिन्नता, ये भी क्वेश्चन एक में ले जाता है। डिस्क्रिमिनेशन, सॉरी डिस्क्रिमिनेटिंग ऑब्जर्वेशन, यानी किसी चीज का ऑब्जर्व करते हैं हम लोग, तो उसके बेस पे आप सवाल जो है उनमें भेद करना होता है। रिलेशनशिप कॉन्सेप्ट आपको अच्छे से पता है कि ये रिश्ता या खूनी रिश्ता, इस तरीके से जो टॉपिक होता है खूनी रिश्ते, खूनी रिश्ता यानी ब्लड रिलेशन, इसको हम ब्लड रिलेशन भी बोल सकते हैं इस टॉपिक को। और ब्लड रिलेशन में से 3 से 4 सवाल आते ही आते हैं किसी भी एग्जाम में, कई बार 2 आ जाए 3 आ जाए इस तरीके से ना, क्योंकि
किसी भी एग्जाम में आप बैंक उठा लो, एसएससी उठा लो, रेलवे उठा लो, बिना इस टॉपिक के रीजनिंग का पेपर बनता ही नहीं है। अरिथमेटिकल रीजनिंग, या बोल सकते हैं इसको मैथमेटिकल मैथमेटिकल ऑपरेशन, आगे इस टॉपिक का नाम भी लिखा हुआ है, लेकिन ये दोनों एक ही हैं, ठीक है। मैथमेटिकल ऑपरेशन का मतलब क्या है? आपको कुछ संख्याएं दी जाएंगी, बीच में प्लस माइनस के कुछ निशान होंगे, ठीक है। प्लस माइनस गुणा भाग, यानी कि मल्टीप्लिकेशन, डिविडेशन और सब्सट्रैक्शन और एडिशन, यानी चार चीजें दी गई हैं। चार चीजों में से आपको आगे पीछे करके, इनको आगे पीछे करके किन कौन से दो साइंस हैं जिनको चेंज करके ये रिजल्ट आ सकता है। जैसे आपको दे दिया 25 - 4 भाग 2। अब इसको कैसे आगे पीछे करके और रिजल्ट चेंज किया जा सकता है, या मान लो 24 कर दूं मैं, ठीक है। तो आगे पीछे करना है, जैसे भाग इधर कर दिया मैंने तो कुछ और रिजल्ट आएगा, है कि नहीं। 24 में 6 का भाग देना पड़ेगा, इन डिवाइड करना पड़ेगा, डिवाइड के बाद इधर सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा, रिजल्ट कुछ और आएगा। अभी रिजल्ट कुछ और रहने वाला। इसी तरीके से जो है ये सवाल पूछे जाएंगे, कौन से दो साइन को चेंज करके ये रिजल्ट आएगा, आपको एक रिजल्ट दे दिया जाएगा, ठीक है। क्लासिफिकेशन वर्बल एंड फिगर, यानी आकृति वाले सवाल, यहाँ पे आकृति वाले एक दो सवाल तो मिलते ही मिलते हैं, ज्यादा भी मिल जाते हैं, ठीक है। अरिथमेटिकल नंबर, अरिथमेटिकल नंबर सीरीज, सीरीज का मतलब जैसे दे दिया 2 4 6 8, तो अगला नंबर क्या आने वाला है, ये हमें टॉपिक एक मिलता है। और इसमें एक से दो सवाल मिलते ही मिलते हैं। लेटर्स में भी मिल जाते हैं, जैसे ए, दो छोड़ के एक छोड़ के सी हो गया, एक छोड़ के ई हो गया, तो अगला बताओ क्या है। तो इस तरीके से, तो लेकिन इनमें भी ट्रिक लगती है अलग अलग, ये जरूरी नहीं है इतना सिंपल आपको दे देगा। तो किस तरीके की ट्रिक, कौन कौन सी चीजें आपको जरूरी हैं इनके लिए पता लगाने के लिए, लेटर वाली सीरीज के लिए, सारी चीजें हम बताने वाले हैं आपको। रीजनिंग को तो उंगलियों पे करवा दूंगा, इतनी गारंटी है। इस पीवाईक्यू सीरीज के बाद आप कह नहीं सकते कि मुझे रीजनिंग नहीं आती है, ठीक है। सिलोगिज्म, सिलोगिज्म आप चाहें, आपकी इच्छा करे तो मैं आपको ऐसा करवा दूंगा, आप उंगलियों पे बिना पेन के सिलोगिज्म कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन ऐसी रिस्क वही लेगा जो बहुत ज्यादा प्रैक्टिस करता है, ठीक है। वो नहीं लेगा जो प्रैक्टिस कम करता है, क्योंकि बिना प्रैक्टिस करने वालों, कम करने वालों के लिए मैं ये सलाह दूंगा कि वो जो गोले बना के हम सोल्व करते हैं वैसे ही करें, ठीक है। जिस तरीके से गोला है, जैसे सिलोगिज्म का मतलब होता है न्याय वाक्य। सिलोगिज्म का मतलब होता है न्याय वाक्य। जैसे कुछ राम आम है, ठीक है, ये एक एग्जाम्पल है। जैसे ये राम है और ये आम है, यानी राम का कुछ भाग आम के अंदर चला गया, इसका मतलब कुछ आम राम भी है। बात तो सही है। तो इस तरीके से क्या इनमें पॉसिबिलिटीज बनती हैं, क्या संभावना बनती है कि क्या बाकी का राम भी आम हो सकता है क्या, या नहीं हो सकता है क्या, इस बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। इस पूरे टॉपिक को एक दिन लेंगे, और जो है इसके मैं अलग से सवाल भी करवा दूंगा, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। यहाँ से कई बार 3 सवाल भी पूछ लेता है ये, जरूरी नहीं है एक या दो ही पूछे, 3 भी पूछ लेता है कई बार। नॉन वर्बल सीरीज, जैसे आपको 3 डायग्राम दे देगा, इसमें ये ऐसे है, और अगला डब्बा है इसमें ये ऐसे है, अगले में ऐसे इस प्रकार से दी गई है, अगला बताओ कैसा होगा। तो ये डिग्रीज वाइज की उसको टर्न कर रहा है, उस टर्न के हिसाब से आपको अगला बताना है कि अगला जो है डिब्बे में ये तीर कैसे मुड़ेगा, ठीक है। कोडिंग डिकोडिंग, कुछ नाम आपको दे देगा, जैसे कुछ भी दे दिया, जैसे मेमोरी लिख दिया, ठीक है। इस वर्ड को आपको कुछ बना के दे देगा, जैसे इसको उल्टा ही कर दिया मान लो कि इसको ये लिखा जाता है, तो अगला वर्ड जैसे आपको कुछ भी दे दिया, एंग्री दे दिया, तो बताओ इसको कैसे लिखेंगे। इसको भी हम उल्टा कर देंगे, YRGNA, ठीक है। तो ये आपको 4 ऑप्शन में से एक मिल जाएगा। लेकिन 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 मेरे दोस्तों, इतना भोला वो भी नहीं है, इतने भोले आप भी नहीं हो कि आपको जो है इतना अच्छा सवाल वो इजी दे देगा, ठीक है। जरूरी नहीं है कि इजी ना दे, वो इजी दे भी सकता है, कई बार बहुत ही लल्लू फल्लू सवाल दे देता है जो आप आराम से कर सकते हो, ठीक है। बिल्कुल हलवा रसगुल्ला टाइप का सवाल दे देता है। लेकिन अब जो है आपको किस तरीके की और सवाल बन सकते हैं, कितने ज्यादा टफ से टफ सवाल बन सकते हैं, कितने इजी बन सकते हैं, कितने मीडियम बन सकते हैं, ये हम आपको बताने वाले हैं। फिर भी किसी को नहीं आएगा तो मैं एक चूर्ण दूंगा, उसको खा लेना, ठीक है, उससे ठीक हो जाएगा सब कुछ। पेट सफा हर मर्ज दफा, बिल्कुल रीजनिंग आपके पेट तक घुसा दूंगा मैं, ठीक है।
अब जो है इसके अलावा स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन। स्टेटमेंट मतलब कथन, कंक्लूजन मतलब उसका जो रिजल्ट निकल रहा है, उससे निष्कर्ष क्या निकल रहा है, उसकी बातों से आप क्या पकड़ पा रहे हो। एक कथन दे देगा, स्टेटमेंट दे दी, फिर यहाँ पे एक कारण दे देगा, सॉरी उसका निष्कर्ष दे देगा, एक और निष्कर्ष दे देगा, बताओ इनमें से कौन सा सही है। हो सकता है दोनों ही सही हो सकता है एक सही हो सकता है दोनों ही सही ना हो। ठीक है, इस तरीके से होगा। अगला एनालिटिकल रीजनिंग, वो भी कथन, और कथन वाले हैं, उसको एनालाइज करना है और उसका आंसर देना है, ये इसी तरीके के सवाल होने वाले हैं। और जैसे आप बोल सकते हैं स्टेटमेंट कोर्स ऑफ एक्शन, ये वाला जो टॉपिक है ये है कथन और कार्यवाही। यानी एक कथन दिया आपको कि कोई घटना हो रही है, कोई प्रॉब्लम है, इस पे क्या कार्रवाई होनी चाहिए कि इसको हम ठीक कर सकें। एक कार्रवाई दे दी, दूसरी कार्रवाई दे दी, बताओ कौन सी सही है। इसमें भी वही चीज लगेगी, क्या दोनों हो सकती है सही, क्या एक हो सकती है, या दोनों ही सही नहीं है। आपको इस क्वेश्चन को पढ़ना है, इसके अकॉर्डिंग ही देना है, अपना दिमाग नहीं चलाना है कि ऐसे भी हो सकता है। स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन, इसमें भी वही होगा, वो बता दिया अभी मैंने टॉपिक। डिसीजन मेकिंग है, तो डिसीजन मेकिंग में आपको कथन को पढ़ना है, डिसीजन बनाना है कि भाई इसमें क्या हम कर सकते हैं। ठीक है, एनालिटिकल रीजनिंग हो गई। जंबलिंग, जंबल मतलब किसी चीज को जंबल कर देना, या कह सकते हैं उसको पजल ही बना देना एक तरीके से, मिक्सअप कर दिया चीजों को। और बताओ कि इनमें से क्या, मतलब उसे पूछेगा, और जब हम क्वेश्चन लेके आएंगे तो आपको एग्जाम्पल के थ्रू बताएंगे। अभी जो है वैसे बताना, वो समझ में भी नहीं आने वाला है जंबलिंग क्या है। मैथमेटिकल ऑपरेशन की बात करें, मैंने बता ही दिया था आपको कि क्या है, कि साइन को एक दूसरे में चेंज करना, या फिर आपको मैथमेटिकल ऑपरेशन में सिंप्लीफिकेशन भी दे सकता है। ठीक है, सिंप्लीफिकेशन सोल्व करने के लिए भी दे सकता है कि इसका आंसर क्या होगा, बताओ। 25 - 4 गुणा गुणा 2 + 4, इस तरीके से ना, कोई भी एक सम दे देगा कि इसको सोल्व करो। ठीक है, उसके मूड के ऊपर है। अच्छा मूड हो, मान लो कि घर पे लड़ाई वड़ाई ना कर रखी हो एग्जामिनर ने, तो वो अच्छा बिल्कुल दे सकता है। और किसी दिन मान लो कि ऐसे पेपर बनाने बैठ गया, घर से लड़के आया और मूड खराब है, तो भाई वो आपको पेल भी सकता है अच्छे से। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे वेन डायग्राम्स, डायग्राम में, वेन डायग्राम में क्या होता है, जैसे आपको दे दिया कुत्ता, जानवर, हाथी, इन तीन का वेन डायग्राम बनाओ, तो इसको आप कैसे, किस तरीके से वेन डायग्राम उसको बना सकते हो कि भाई जब को पता है कि एक जानवर होता है, एक कुत्ता है, तो कुत्ता क्या है, एक जानवर है। इसका मतलब सभी जानवरों में से एक जानवर कुत्ता भी है। यानी अगर मैं मान लो एक बड़ा डायग्राम है जो जानवर का है, तो उसमें से एक डायग्राम कुत्ते का भी हो सकता है, और एक हाथी का भी हो सकता है। यहाँ पे एक छोटा सा गोला अलग से बना लो, जैसे कुत्ता मैंने बड़ा बना दिया, हाथी छोटा बना दिया। ऐसे रियल लाइफ में होता नहीं है, हाथी बड़ा होता है जी। कहीं आप कहो कि यार मास्टर को तो पता ही नहीं है कहाँ से पढ़ के आया है, तो ये मैंने सिर्फ एक दर्शाने के लिए बनाया कि कुत्ता और हाथी में आपस में कोई कॉमन तो है नहीं कोई चीज। अब ये कहोगे कि भाई कुत्ते की भी एक ही नाक होती है, हाथी की भी एक ही होती है, तो ये तो मैं कह नहीं सकता भाई। वैसे तो बहुत कुछ समानताएं होती हैं, लेकिन वैसे कोई कॉमन चीज नहीं है ना। कुत्ता एक अलग प्राणी है, हाथी एक अलग प्राणी है, लेकिन दोनों है जानवर, तो जानवर के गोले के अंदर दोनों आएंगे। तो ये चीजें आपको नॉर्मली तो पता है, लेकिन कई चीजों में आप मिस्टेक करोगे, जैसे डॉक्टर, माँ, महिला, शिक्षक। अब यहाँ पे जो है कई लोग कंफ्यूज हो जाएंगे इसको बनाने में। तो ये जो चीजें हैं ये हम आपको सिखाने वाले हैं वेन डायग्राम्स के अंदर। ठीक है, इतना ज्यादा टफ टॉपिक नहीं है, लेकिन हम जो आपको बताने वाले हैं बहुत रेगरस प्रैक्टिस कराएंगे। तो आपको जो है रीजनिंग का मतलब एक दाना दाना आपको रीजनिंग का पेट के अंदर चला जाएगा। ठीक है, पजल की बात करें तो पजल, पजल का मतलब आदमी का दिमाग को घुमा देना एक तरीके से। राम आम पसंद करता है, वो सीता को अंगूर पसंद करती है, इस तरीके की जो वो देंगे, फिर आपको उसको टेबल में सिंप्लीफाई करके देना है। ठीक है, जो आम को पसंद करता है वो दिल्ली नहीं जाता है, और जो दिल्ली जाता है वो अंगूर पसंद नहीं करता है। इसी प्रकार के जो जंबल करके दे देगा, फिर आपको उसको सोल्व करके एक टेबल में जमा लेना है, और उस टेबल में जमा के फिर वो आपसे पूछेगा कि बताओ आम कौन खाता है, बताओ अंगूर कौन खाता है ना। तो इस तरीके से आपको क्वेश्चन पूछेगा, एक ही क्वेश्चन पूछने वाला है यहाँ पे। गलत फहमी मत पालना कि इतनी बड़ी पजल सोल्व करा के 4-5 पूछ लेगा। ठीक है, एक क्वेश्चन पूछने वाला है, और यही इसका टाइम टेकिंग प्रोसेस है रेलवे का आजकल,
कि इसने ना पजल देना स्टार्ट कर दिया, सीटिंग अरेंजमेंट देना स्टार्ट कर दिया, और डेटा सफिशिएंसी देना स्टार्ट कर दिया। डेटा सफिशिएंसी क्या है और सीटिंग अरेंजमेंट क्या है, मैं बताने वाला हूँ। सीटिंग अरेंजमेंट टॉपिक मैंने यहाँ पे लिखा है कि नहीं लिखा है, सॉरी यहाँ पे लिखा नहीं था। सीटिंग अरेंजमेंट इसी के साथ में आ जाता है एक तरीके से। सीटिंग अरेंजमेंट मतलब बैठक व्यवस्था, कि आपको एक गोले के चारों तरफ आदमी बैठाने हैं। राम के दाएं ये बैठा है, उसके दाएं तीसरे तरफ दाएं ये बैठा है। कई लोगों को ये नहीं पता दाया बाया क्या है ना। इतनी बेसिक सी चीज बतानी पड़ती है, लेकिन फिर भी हम बताएंगे आपको, जो है कोई पैसा आपसे नहीं लेने वाला है, टेंशन मत लो। हाँ, ये जरूर है कि आपकी नौकरी लग जाए तो एक थैंक यू जरूर बोल देना। अब जो है ये हम बताने वाले हैं आपको पूरी चीजें, किस तरीके से बिठाना है आपको, एक लाइन में कैसे बिठाना है, आपको एक सर्कल में कैसे बिठाना है, आपको एक स्क्वायर के चारों तरफ कैसे बिठाना है। 8 आदमी दे दिया, यहाँ 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 इस तरीके से बिठाना है। ठीक है, मकड़ी का जाला। लेकिन इतने टफ तो पजल नहीं आते हैं इसमें, रेलवे में। लेकिन जितने लेवल के आते हैं उतने मैं आपको अच्छे से करवाऊंगा, पजल और सीटिंग अरेंजमेंट। ठीक है, ये सीरीज जो है कोई भी देखेगा, कोई भी मतलब एसएससी, रेलवे और स्टेट एग्जाम्स, स्टेट एग्जाम मतलब पुलिस का हुआ, या कोई भी स्टेट का एग्जाम है जिसमें रीजनिंग आती है, तो भाई आप मात नहीं खाने वाले हो, ये मेरी गारंटी है। ठीक है, लिख के ले लो ये चीज, तो आप मात नहीं खाओगे कहीं पर भी। अच्छे से अच्छा आपको एक टॉपिक आता है कैलेंडर, उसको मैंने इसलिए इसमें शामिल नहीं किया रेलवे में, क्योंकि कहीं पे वो टॉपिक दे नहीं रखा। लेकिन अगर आता है तो उसके सवाल आते हैं, तो मैं देखो आए भी हुए हैं, तो मैं ना उसको सोल्व कराऊंगा, और आपको हो सकता है एक अलग से वीडियो कैलेंडर की दे भी दूं। टाइम मिलते ही मैं उसको जो है वीडियो बनाऊंगा, क्योंकि काफी चीजें होती है, ड्यूटी भी है, सब कुछ चीजें संभालनी पड़ती है। तो मैं टाइम निकाल के आप लोगों के लिए अलग से वीडियो बना दूंगा, और उतना ही कराऊंगा उसमें जितना आप एग्जाम में आने वाला है आजकल, क्योंकि उस टॉपिक से आजकल सवाल आना बंद हो गए हैं। अब सवाल जो है अदर टॉपिक से बनते हैं, और जैसे मैंने बताया आपको, जैसे पजल से बन गया, ये टॉपिक शामिल कर लिए रेलवे ने बैंकिंग से लेकर के, क्योंकि बैंक का पेपर जो है रीजनिंग का, वो रेलवे और एसएससी का बाप है। ठीक है, ये बाप है, ये इनके छोटे मोटे बेटे हैं, लल्लू पल्लू लोग। ठीक है, बैंक में बहुत ज्यादा टफ पजल्स और सीटिंग अरेंजमेंट बना दी जाती हैं, जैसे एसबीआई पीओ का एग्जाम है। ठीक है, वहां उस लेवल तक मैं नहीं जाने वाला हूँ इस सीरीज में, क्योंकि वैसे सवाल आते ही नहीं है इसमें। ठीक है, तो वहां तक आपको जाना भी नहीं है, इस सीरीज में हम वहां तक नहीं जाएंगे। मैथमेटिकल ऑपरेशन हो गया, पजल हो गया। डेटा सफिशिएंसी क्या है, डेटा सफिशिएंसी की बात करें तो डेटा सफिशिएंसी की एक तरीके से हम लोग कह सकते हैं कि शॉर्टकट में इसको डीएस बोल देते हैं आजकल। मतलब आंकड़े की पर्याप्तता। आपको एक क्वेश्चन दिया, आधा क्वेश्चन देगा, उसमें आधी डिटेल दे देगा, और पूछेगा कोई सवाल। ठीक है, फिर यहाँ पे एक कथन देगा, उसमें आधी डिटेल दे देगा थोड़ी बहुत, आधी क्या कुछ थोड़ी बहुत डिटेल दे दी। दूसरा कथन देगा, इसमें थोड़ी बहुत डिटेल दे दी। अब बताओ कि अकेले इसका यूज करके आंसर निकल सकता है इस क्वेश्चन का, या अकेले इसका यूज करके आंसर निकाल सकते हैं, या फिर इन दोनों को मिला के आंसर निकाल सकते हैं, या फिर कह सकते हैं कि इससे भी आंसर निकल रहा है और इससे भी आंसर निकल रहा है। तो हो सकता है एक या दो से आंसर निकल रहा हो, एक से भी निकल रहा है या फिर दो से भी निकल रहा है। एक और दो से मतलब एक से निकल रहा है और दो से, एक से नहीं निकल रहा है लेकिन दूसरे को इसमें मिला दिया जाए तो निकल जाता है आंसर। तो ये आपको डेटा सफिशिएंसी, या हो सकता है इसका आंसर निकले ही ना, तो नीचे आएगा आंकड़े अपर्याप्त हैं। या फिर हो सकता है क्वेश्चन में दे दे कि दोनों मिला के भी नहीं निकल रहा है। ठीक है, ये आपका एक तरीका है, मैं बताया इंटरप्रिटेशन ऑफ ग्राफ्स। ग्राफ दे दिया, उसमें से कुछ पूछ लिया कि बताओ किस कंपनी का जो है डेटा ज्यादा है। ये ग्राफ वाला डीआई वाला सिस्टम है, यहाँ ग्राफ से भी पूछ सकता है किस कंपनी से ज्यादा बिक्री हुई, किस तरीके से क्या। ये ग्राफ ऊपर नीचे जा रहा है तो ये पॉइंट पे क्या जो है आंकड़े हैं। ठीक है, मैप से, मैप से सवाल आ सकता है। अल्फाबेटिकल सीरीज, ये ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं, 2 से 3, कई बार 4 भी पूछ लेता है। ठीक है, जैसे मैंने बताया ए दो छोड़ के डी कर दिया, जी कर दिया, जे कर दिया, तो अगला बताओ क्या आएगा। तो दो छोड़ के चल रहा है ना, तो दो, दो छोड़ के, दो छोड़ के, तो अगला क्या आएगा, क्या आ जाएगा। ठीक है, इस प्रकार से हम लोग आपको अच्छे से अच्छे क्वेश्चन बना के देने वाले हैं, अच्छे से अच्छे एक्सपेक्टेड क्वेश्चन भी देंगे, और साथ में इसमें पीवाईक्यू भी देंगे। ठीक है,
कुछ क्वेश्चन हो सकता है मैं अपनी तरफ से बना के लेके आऊं ताकि आपके कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर हो। और कुछ ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन होंगे इसमें पीवाईक्यू, क्योंकि हम आपको बताएंगे कि ये सवाल आए हुए हैं और इन्हीं से आप सीख करके अगले एग्जाम में बैठोगे तो आपको मजा आ जाएगा। अगर एएलपी और टेक्नीशियन और आरपीएफ के एग्जाम से पहले मैंने 10 सेट भी अगर आपको करवा दिए, 10 भी से देख गए, तो जो बच्चा बिल्कुल रीजनिंग नहीं जानता है वो भी कम से कम 25 की अगर पेपर हुआ तो 25 में से 20 तो आराम से कर लेगा। 4-5 हो सकता है कि मैं नहीं कहूंगा, क्योंकि कुछ टॉपिक ऐसे होते हैं नहीं पढ़ा पाऊं बीच में, या इतने सेट नहीं हो पाए, वो क्वेश्चन ही ना आए, तो ये हो सकता है। ठीक है, ये कॉन्सेप्ट क्लियर ना हो पाए वहां बच्चे के, तो 20 क्वेश्चन तो आराम से कर लेगा। लेकिन जिसने पूरे सेट लगा लिए तो वो रीजनिंग में मार्क नहीं खाएगा। ठीक है, तो ये अपना एक टॉपिक हो गया, इसमें आप कैलेंडर भी जोड़ दीजिएगा एक टॉपिक, और भी आगे एक आध टॉपिक जोड़ दें तो ये पूरा सिलेबस बनता है। लेकिन ये जरूरी नहीं है कि जो एनटीपीसी की तैयारी कर रहे हैं उनमें ये 30 टॉपिक ही पढ़ने पड़े, नहीं। आपको कुल मिला के 15 ही टॉपिक पढ़ने होते हैं रीजनिंग में, 14 या 15 टॉपिक बनते हैं आपके। तो जितने ज्यादा मैं पूरा एक नाम के साथ लेके आऊंगा, ये एएलपी का पेपर आया था, इसमें ये सवाल थे। एएलपी टेक्नीशियन के अलग पेपर होंगे, एनटीपीसी के अलग पेपर होंगे। तो अभी जैसे लेटेस्ट एग्जाम कोई आने वाला है और फिर एनटीपीसी है, तो हम लोग जो है अभी एनटीपीसी का ही स्टार्ट कर देंगे, या हो सकता है आपके अकॉर्डिंग आप कमेंट करके भी बता देना आपको क्या लगता है कि हम एएलपी टेक्नीशियन पहले शुरू करें एग्जाम के अकॉर्डिंग, कि भाई एग्जाम आने वाला है, या फिर हम एनटीपीसी का करें। ठीक है, ये हमारा एक तरीका रहने वाला है। और वेटेज आपको बता दी कि अच्छे किसी भी एग्जाम में वेटेज क्या है। आपके सपनों को साकार करने वाली ये योद्धा सीरीज आपको जो है अपने सपनों के उस पार लेके जाएगी, जहां पे आप लोग सोचते हो कि अपने माँ बाप को जो है उस चीज का आनंद दिलवाना है जिस चीज का आप सोचते हो। दोस्तों, किसी के भी घर वाले जो है पैसे लगाते हैं, तो पैसे ऐसे फ्री में नहीं आते हैं। अगर कोई मेहनत करता है तभी पैसे आते हैं, क्योंकि मेरे जो मम्मी पापा हैं या मेरे घर वाले हैं उन्होंने पैसे लगाए मेरे ऊपर, मेहनत करके ही लगाए। और एक एक सरकारी नौकरी ने हमारी किस्मत बदल दी, एक तरीके से मैं कहूंगा कि मेरे पिताजी सरकारी नौकरी में, तो उनकी सरकारी नौकरी ने हमारी घर के जो हालात बदल दिए। अब मैं हूं तो मैं और ज्यादा बदल सकता हूं। तो अब कितने ही मेरे भाई बहन ऐसे होंगे जिनके एक सरकारी नौकरी, उनकी एक नौकरी जो है उनकी घर की किस्मत बदल सकते हैं। आपकी एक दो दो कम से कम 2 पीढ़ियां आपकी जो है चैन से बैठ के आराम से रोटी खा सकती है। और हम मिडिल क्लास वालों को चाहिए क्या दोस्तों, इससे ज्यादा हम लोग को चाहिए भी नहीं है कि हमें बहुत ज्यादा करोड़ों पैसे चाहिए। हमें एक सुख शांति की जिंदगी बितानी है, तो एक नौकरी बहुत है अपने लिए। ठीक है, तो वो नौकरी रेलवे में मिल जाए तो कहना ही क्या है, क्योंकि रेलवे में पैसा अच्छा मिलता है दोस्तों, इसमें कोई दो राय नहीं है कि रेलवे सैलरी बहुत अच्छी दे देता है। अब यहाँ पे जो है आपको एनटीपीसी जिनका टारगेट है, ग्रुप डी जिनका टारगेट है, हो सकता है कि बच्चा सोच रहा हो कि मैं ओनली ग्रुप डू की तैयारी करूं, ठीक है। और ये एएलपी टेक्नीशियन जिनका टारगेट है, जिनके पास डिग्री डिप्लोमा, सॉरी डिप्लोमा जो है वो है। या आरपीएफ की बात करें तो आरपीएफ तो कर ही रहे होंगे लोग, एसआई और कांस्टेबल। इन सब का रीजनिंग का सिलेबस कोई ज्यादा अंतर नहीं है, थोड़ा बहुत अंतर है, ज्यादा अंतर नहीं है। वैसे ही मैथ का इनका सिलेबस ज्यादा अंतर नहीं है। अब मैं सोच रहा हूँ कि मैथ के लिए भी एक सीरीज लेके आऊं, आपको जो है उसमें आसानी कर सकूं, अपने जो ट्रिक्स हैं वो मैं आपको बता सकूं। लेकिन अभी फिलहाल मैंने रीजनिंग शुरू किया है, और हमारे जो टीममेट्स हैं और भी मैं जोड़ने की कोशिश कर रहा हूँ कि इस चैनल पे और भी लोग जुड़ जाएं, ताकि जो है वो और सब्जेक्ट संभाल लें। क्योंकि टाइम इतना नहीं होता है दोस्तों, उस टाइम के अकॉर्डिंग हमें चीजें करनी पड़ती हैं। लेकिन हाँ, जितना मैं आप ज्यादा आपके लिए कर पाऊंगा मैं जरूर करूंगा। जीके जीएस का इसी चैनल पे जो है गोविंद सर हमारे, गोविंद सर हैं, वो जीके जीएस पढ़ाने वाले हैं। आपको जीके जीएस में वो पीवाईक्यू के साथ साथ कॉन्सेप्ट भी बताएंगे कि इसमें क्या जो है डिटेल आपको रेलवे के लिए और काम आने वाली है उस क्वेश्चन के इर्द गिर्द। ठीक है, रीजनिंग के लिए आप मेरे को छोड़ दीजिए, योद्धा सीरीज आप बस बता दीजिए, दुनिया भर में डंका पीट दीजिए इसका। क्योंकि मेरे पास कोई पैसा नहीं इस चीज का कि मैं ऐड लगा सकूं इसकी, या मैं यूट्यूब को पैसे दे दूं कि ऐड लगा दो, है ना। क्योंकि मेरे पास आप ही लोग हो जो जो मेरे से पढ़ोगे, जो जो मेरी वीडियो देखोगे, आप लोगों पे उम्मीद है कि आप लोग इसको शेयर करोगे, एक दूसरे को बताओगे कि यहाँ पे सीरीज हो रही है। तो इस सीरीज से आपकी रीजनिंग जो है कंप्लीट तैयार हो जाएगी। एसएससी हो, रीजनिंग सॉरी रेलवे हो, या अदर किसी एग्जाम में, तो आप रीजनिंग जहां जहां आती है आप मात नहीं खाओगे।
दोस्तों बस इतनी सी रिक्वेस्ट है कि लाइक करना वीडियो को या डिसलाइक करना मत करना, भले कोई दिक्कत नहीं। बट आपको लगे कि मेरा वो भाई भी तैयारी कर रहा है, वो बहन भी तैयारी कर रही है, वो फूफा की लड़की, वो मामा की लड़की तैयारी कर रही है, या मामा का लड़का तैयारी कर रहा है, उसको भेजना चाहिए, तो बिल्कुल बिना रुके बस शेयर का बटन फटाफट दबा देना और उसको वीडियो शेयर करना है। ठीक है दोस्तों, वीडियो को इसको एंड तक देखना, और पूरा वीडियो देखने के बाद कैसा लगा ये वीडियो, कैसा आपको स्ट्रेटेजी लगी हमारी, ये जरूर बताना दोस्तों। जिन लोगों का अभी लेटेस्ट में पेपर है और उन्होंने ज्यादा रीजनिंग नहीं पढ़ रखी है, तो हमारे साथ आए और सेट लगाए पूरा। जैसे 25 क्वेश्चन आते हैं तो 25 का ही सेट लेके आऊंगा, किसी एग्जाम में 30 आते हैं तो 30 का ही आएगा सेट, उसी तरीके से एग्जाम वाइज लेके आऊंगा। ठीक है दोस्तों, थैंक यू सो मच, जय हिंद। सबके जो है परिवार खुशहाल रहें, आप लोग मस्ती करें और मस्त रहें, एक नौकरी आपको जल्दी से जल्दी मिल जाए, इसकी दुआ करता हूँ। थैंक यू सो मच।